सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश को 2038 करोड़ की सौगात दी। आपको बता दें कि सीएम ने करनाल से वर्चुअल माध्यम से इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं सीएम ने प्रदेश के लगभग हर जिले को बड़ी परियोजना समर्पित की है। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश को 2000 करोड़ की सौगात दी है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कई परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सीएम ने तमाम क्षेत्र और शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली समेत अलग अलग विभागों के भवन निर्माण और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। सीएम ने फतेहाबाद में करीब 20 करोड़ की लागत से बने नए बस स्टैंड का उद्घाटन किया। वहीं 234 करोड़ से बनने वाले 200 बेड के नागरिक अस्पताल का भी शिलान्यास किया। बात करें फरीदाबाद की तो जिले में लगभग 300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है, जिसमें सीएम के बाद डिप्टी सीएम ने फरीदाबाद में शिक्षा विभाग के कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, HVPN के 220 किलोवाट पावर स्टेशन सेक्टर 58 का उद्घाटन किया। वहीं गुरुग्राम में 26 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। हिसार में 4 सब स्टेशनों और बहादुरगढ़ को ट्रॉमा सेंटर की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल जिला लघु सचिवालय में परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला, होटल विधायक जगदीश नायर, हतीन विधायक प्रवीण डागर भी मौजूद थे। प्रदेश में सीएम के वर्चुअल माध्यम में परियोजनाओं का शिलान्यास करने पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। कंवरपाल ने कहा कि एक समय ऐसा था जब मुख्यमंत्री 25 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों के उद्घाटन करते थे और अब विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि मुख्यमंत्री के पास 25 करोड़ के विकास कार्य करने के लिए समय नहीं है। रोजगार और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नारनौल पहुंचकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का उद्घाटन किया। इस मौके पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के साथ साथ महेंद्रगढ़ जिले के सभी बीजेपी नेता मौजूद रहे। बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से तैयार की गई अष्टधातु की ये मूर्ति 7 फुट ऊंची है। इस मूर्ति की स्थापना के लिए क्षेत्र के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, जिसे सीएम मनोहर लाल ने 2017 में बनाने की घोषणा की थी। फरीदाबाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बता दें कि ग्रीवेंस कमेटी में इस बार 16 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 17 शिकायत पुरानी है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री के साथ जिला प्रशासन के तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीपीटीपी बिल्डर के खिलाफ 15 दिन में प्लॉट न देने पर सभी डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इसके अलावा 2009 से अब तक के जितने भी कंपनी के डायरेक्टर हैं, सभी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा विधायक नयनपाल रावत की निवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हाल ही में विधायक नयनपाल रावत की बहन के निधन पर शोक जताया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय हरियाणा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पंचकुला में बीजेपी जेजेपी नेताओं के साथ महामंथन किया, जिसमें दोनों पार्टियों के बड़े नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में पंचायत चुनाव समेत आगामी रणनीति पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा जेपी नड्डा ने पंचकुला में कोर ग्रुप की बैठक ली। माना जा रहा है कि जेपी नड्डा ने पंचायत चुनाव पर चर्चा की और आगामी चुनावों के जीत के लिए मूल मंत्र दिए। जेपी नड्डा ने हरियाणा के किसानों और खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि किसान लोगों तक अनाज पहुंचा रहा है, तो वहीं खिलाड़ी अपने मेडल से देश की आन बान शान बढ़ा रहा है। वहीं बीजेपी और जेजेपी की बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक सकारात्मक रही और आने वाले भविष्य में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन और बेहतर होगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नागरिक उड्डयन विभाग के कई प्रोजेक्ट्स में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वो अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने अधिकारियों से फीडबैक लिया और हिसार बरवाला रोड के वैकल्पिक रोड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूरा होने के बाद पूरे प्रदेश में विकास की गति को तेजी मिलेगी।
जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला फरीदाबाद पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान अजय सिंह चौटाला की मौजूदगी में 10 सरपंचों ने पार्टी भी ज्वाइन की। अंबाला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ेगी या नहीं, इसका फैसला पार्टी की इलेक्शन कमेटी करेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन चलने वाला संगठन है, केवल चुनावी संगठन नहीं है। गुलाम नबी आजाद से पूर्व सीएम हुड्डा की मुलाकात पर हरियाणा कांग्रेस में नई बहस छिड़ गई है। कुमारी शैलजा की शिकायत के बाद अब कुलदीप वत्स का बयान सामने आया है। हालांकि वत्स ने मुलाकात को लेकर आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन प्रभारी विवेक बंसल पर हमला बोला है। वत्स ने कहा कि शैलजा ने शिकायत आलाकमान से नहीं की है, गद्दार बंसल से की है। बीजेपी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की नवनियुक्त सदस्य डॉक्टर सुधा यादव अपने ससुराल धमलावास गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय श्रम, रोजगार, वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। वहीं सुधा यादव ने कांग्रेस की हल्ला बोल रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आज इसलिए बिखर रही है क्योंकि वो हर काम गलत समय पर करती है। साथ ही सुधा यादव ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि आज हल्ला बोल करने की जरूरत नहीं, बल्कि बिखरी हुई कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है। कांग्रेस की हल्ला बोल रैली पर बोले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला का बयान सामने आया है। रणजीत चौटाला ने अपने बयान में कहा कि लोकतंत्र में हर पार्टी को लोगों के बीच जाकर अपने मुद्दे उठाने का अधिकार है, इसलिए वो अपनी बात कह रहे हैं और हम जनता से अपनी बात कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है, इसी का नतीजा होगा कि सूबे में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार होगी। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेरोजगार के साथ धोखे वाले बयान पर रणजीत चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछले 8 साल में प्रदेश सरकार ने 96,000 लोगों को नौकरी दी है। दिल्ली में कांग्रेस की महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ योजना के विरोध में हल्ला बोल रैली पर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने निशाना साधते हुए कहा कि यह रैली महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर नहीं थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी में चल रहे उठापटक को दबाने के लिए थी। सुनवाली मर्डर केस की जांच का सिलसिला तेज होता दिख रहा है। बता दें कि गोवा पुलिस की एक टीम जांच के लिए गुरुग्राम पहुंची। यहां गोवा पुलिस सोसाइटी में जांच पड़ताल के साथ रोहतक में सुधीर सांगवान के परिवार से भी पूछताछ की गई। सुनवाली मर्डर केस को लेकर 5 दिनों से हिसार में गोवा पुलिस की छानबीन जारी रही। इस जांच में टीम के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे। इसके अलावा आज रोहतक में आरोपी सुधीर सांगवान के घर भी जांच पड़ताल की गई। सोनाली फोगाट हत्याकांड में आरोपी सुधीर सांगवान का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपी सुधीर सांगवान ने सोनाली मामले में कबूल करते हुए कहा कि उसने ही सोनाली फोगाट की हत्या की साजिश रची थी। हिसार के फरीदपुर गांव के एक स्कूल में ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने ताला लगा दिया। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने स्कूल से अध्यापकों के तबादले होने पर नाराजगी जताते हुए स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन किया। चरखी दादरी में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी का ग्रामीण खुलकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। पूर्व सरपंच की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला लगा दिया, साथ ही ट्रांसफर किए अध्यापकों की वापसी की भी मांग की है। बहादुरगढ़ में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना के तुरंत बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। जींद में 13 साल की नाबालिग के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया है। बता दें कि इस मामले में कलयुगी मां पर ही नाबालिग के साथ शारीरिक शोषण करवाने के आरोप लगे हैं। वहीं मां समेत करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अंबाला हिसार रोड पर एक ढाबे पर सिख परिवार के साथ ढाबा कर्मचारियों की बदसलूकी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि परिवार की तरफ से खाने की शिकायत करने पर बदसलूकी की गई, जिसके बाद पीड़ित लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।
करनाल के गोंदर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। वहीं मृत युवती के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर महिला के साथ मारपीट कर उससे आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। सोनीपत के खरखोदा में दो अलग अलग एरिया से दो मासूम बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि पहला मामला खरखोदा के महावीर कॉलोनी से है, तो वहीं दूसरी घटना आईएमटी से सामने आई है। फिलहाल सूचना के बाद पुलिस ने बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर मामले में गहनता से जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर के नागल गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मृत युवक ने नशे में धुत होकर खुदकुशी की है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। यमुनानगर में नारकोटिक्स सेल की टीम ने 10 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। पलवल होटल थाना पुलिस ने चोरी की वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी चोर ने अपने साथी के साथ मिलकर एक घर से 2 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए हैं। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार दोनों चोरों के कब्जे से आभूषण भी बरामद कर लिया है। फतेहाबाद के टोहाना एरिया में चलती ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ और हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की हालत में महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। पहले महिला से छेड़छाड़ और फिर उसे मौत की नींद सुलाने वाले हैवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस तफ्तीश कर आरोपी को हवालात भेजकर पूछताछ कर रही है। चरखी दादरी में दोस्तों के साथ नहर में नहाने गए 2 युवक पानी में डूब गए, जिसमें एक युवक की डूबने से मौत हो गई। वहीं दूसरे को गंभीर हालत में पानी से निकालकर पीजीआई रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मृत युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फरीदाबाद में एथलीट प्रियांशु की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी भी एक एथलीट है और दौड़ में प्रियांशु से पिछड़ जाने के चलते उसने प्रियांशु की हत्या की है। करनाल जिले के गांव सिकंदरापुरा में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। इंद्री थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। बताया जा रहा है कि छात्रा का स्कूल में किताब को लेकर विवाद हुआ था। रेवाड़ी जिले में चोरों ने एक घर में सेंध लगाकर 2,60,000 रुपए कैश चोरी कर लिए हैं। अलमारी का ताला तोड़कर पैसे चुराए गए। बावल थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर चोरी का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पलवल से सटे होडल हसनपुर सड़क मार्ग पर गांव खिरवी के समीप बाइक पर सवार 2 भाइयों को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पूरे मामले में होडल थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि एक्सीडेंट में 22 वर्षीय वसीम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में परिजनों की शिकायत पर अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जींद में विजिलेंस टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए शिक्षा विभाग के डेटा असिस्टेंट को 2 लाख की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने कागजातों में निजी स्कूल की कमियां सही करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला चुके अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को विदेश में मनाए जाने की परंपरा के अनुसार इस बार कनाडा में इसका आयोजन किया जाएगा। बता दें कि कनाडा के ग्रेटर टोरंटो में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 16 से 18 नवंबर तक मनाया जाएगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानाचंद महाराज के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सिर पर कलश लेकर हजारों की संख्या में महिलाओं ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। इस दौरान श्रद्धालुओं के ऊपर विशेष ग्लाइडर द्वारा फूल बरसाए गए। पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में तैनात सिक्योरिटी गार्ड के मंदिर से पैसे चुराने का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि ड्यूटी में तैनात सिक्योरिटी गार्ड बड़ी चालाकी से गुल्लक के ऊपर पड़े पैसों को उठाकर चला जाता है। वहीं वीडियो जब मंदिर प्रशासन के संज्ञान में आया तो मंदिर प्रशासन ने उसे नौकरी से निकाल दिया। कुरुक्षेत्र के गांव में मगरमच्छ मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में
मुकीम गांव में एक बार फिर मगरमच्छ मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि इससे पहले भी गांव में मगरमच्छ दिखा था। नारनौल में गांव सिहिमा के एक मैरिज हॉल के पास बने होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट पर पुलिस ने दबिश दी। यहां पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 2 महिला और 2 पुरुषों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। फिलहाल पुलिस ने चारों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम जयराम ठाकुर हिमाचल मंडी के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम सुंदरनगर और नाचन को विकास की सौगात दी। साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में संस्कृत भाषा पर जोर देते हुए कहा कि सरकारों द्वारा संस्कृत का सम्मान नहीं किया गया, इसलिए प्रदेश में संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से कार्य हो रहा है। बता दें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बयान सुंदरनगर के जवाहर पार्क में संस्कृत भारती द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय संस्कृत उत्कर्ष महोत्सव के दौरान कही। उन्होंने आगे कहा कि संस्कृत भाषा अन्य कई भाषाओं का मूल स्रोत है, लेकिन इसका मूल भाव हमसे छूटता जा रहा है, इसलिए संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने को लेकर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर में अंबा प्रसाद रोटरी चैरिटेबल नेत्र अस्पताल का शिलान्यास किया। उन्होंने इस मौके पर सुंदरनगर पॉलिटेक्निक एलुमनी एसोसिएशन की दान की गई एडवांस लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एनआरआई और समाजसेवी अंबा प्रसाद का इस नेत्र अस्पताल निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए दान करने के लिए आभार व्यक्त किया। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत मंडी में संसदीय क्षेत्र के कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस कार्यालय का बीजेपी दिल्ली पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और प्रदेश महामंत्री राकेश जम्वाल ने शुभारंभ किया। वहीं राकेश जम्वाल ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है। पार्टी के पास ना तो कोई नेता है और न ही नेतृत्व। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र ने हिमाचल को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 1000 करोड़ रुपए का बल्क ड्रग पार्क मंजूर हो गया है। इससे एक और जहां प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं बढ़ेगी, तो वहीं 12,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बता दें कि पिछले करीब 3 सालों से सरकार इस पार्क को लाने के लिए प्रयास कर रही थी। केंद्र में 3 में से एक फार्मा पार्क हिमाचल को दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार जताया। ऊना में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक के दौरान किसान मोर्चा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। वहीं साथ ही राजकुमार चाहर ने किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार की बनाई गई नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं और किसानों के लिए विशेष रूप से किए गए कार्यों का प्रचार सुनिश्चित करें। ऊना में वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की अगुवाई में बीजेपी के ऊना मंडल की अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की। इस मौके पर पार्टी की आगामी गतिविधियों और कार्यक्रमों को लेकर विचार मंथन किया गया। इस दौरान वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स देते हुए केंद्र और प्रदेश सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। नाहन के धौलाकुआं में राजकीय उच्च विद्यालय के मुख्याध्यापक संजीव अत्री ने एक अनोखा इंक पेन तैयार किया है, जिसका शुभारंभ स्कूल परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया। स्कूल प्रबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये इंक पेन दुनिया का सबसे बड़ा पेन है। इस पेन को शक्ति नाम दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि यह विश्व का सबसे बड़ा इंक पेन होगा। बता दें कि इस पेन की लंबाई 20 फुट और वजन 43 किलो है। वहीं इससे पहले देश में 38 किलो वजन और 18 फुट लंबा बॉल पेन तैयार किया गया था। हिमाचल प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से नाहन में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का
समापन हो गया है। कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान राजीव बिंदल ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार बांटा और प्रोत्साहित भी किया। हिमाचल में शनिवार को भी अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य 11 जिलों में रविवार को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया। 4 सितंबर को भी किन्नौर के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 5 सितंबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 6 और 7 सितंबर को भी प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए सरकार ने प्रदेशवासियों से एहतियात बरतने की अपील की है। हिमाचल के जिला मुख्यालय नाहन के कालीस्थान तालाब में एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसे बाहर निकालने के लिए गोताखोरों ने रेस्क्यू किया। मृतक व्यक्ति नाहन का रहने वाला बताया जा रहा है, जो नशे की हालत में तालाब के पास गया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का मुंबई के पालघर में सड़क हादसे में निधन हो गया। बता दें कि पालघर के एसपी ने हादसे में उनकी मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद से मुंबई की तरफ आते हुए उनकी तेज रफ्तार कार अचानक रोड के डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें सारस मिस्त्री और उनके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाकी 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। तो वहीं साइरस मिस्त्री की मौत पर तमाम लोगों ने दुख जताया। वहीं साइरस मिस्त्री की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये उद्योग जगत के लिए बड़ा नुकसान है। महंगाई के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की रैली हुई। बता दें कि कांग्रेस की ये रैली महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी समेत कई मुद्दों को लेकर हुई। वहीं रैली से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा कि महंगाई की मार से आमजन परेशान है। इस बढ़ती महंगाई के लिए पीएम जिम्मेदार है। बता दें कि महारैली का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया गया। इसमें शामिल होने के लिए देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी रैली में मौजूद रहे। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि जिसको डर होता है उसके अंदर नफरत पैदा होती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया देश के लोगों को डराती है। तेल, एयरपोर्ट, मोबाइल का पूरा सेक्टर 2 उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई महंगाई पर हल्ला बोल रैली में राहुल गांधी की स्पीच पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल को निशानों के घेरे पे लेते हुए उनके भाषण में क्रोध और नफरत दिखाती है कहा।